हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ठोस अपशिष्ट यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। तो हम लोगों ने देखा था कि ठोस अपशिष्ट ऐसे होते हैं, ठोस अपशिष्ट वो अपशिष्ट होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और जो घरेलू से या होटल से, हेल्थ केयर से और एयर ट्रेवल इस सब से जो निकलते हैं उसे कहते हैं हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट कहते हैं मैनेजमेंट, तो उसका निस्तारण हो गया सॉलिड वेस्ट में, जैसे कि बॉटल है, स्ट्रॉ है, ये सब हो गया सॉलिड वेस्ट। तो इसके अपशिष्ट के जो स्रोत हैं वो मेनली हैं हाउस होल्ड हैं, यानी कि घरेलू उपयोग में की जाने वाली वस्तुएं हैं। कुछ मेडिकल से भी अपशिष्ट निकलते हैं, होटल से भी, कैटरिंग से भी निकलते हैं और ट्रेवलिंग से भी निकलते हैं, जैसे कि बॉटल, स्ट्रॉ वगैरह भी सॉलिड वेस्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट का प्रभाव क्या क्या होता है ह्यूमन हेल्थ पे। सॉलिड वेस्ट का सबसे पहला जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मानव स्वास्थ्य पे, वो होता है कि जब सॉलिड वेस्ट जब हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, फूड चेन में प्रवेश कर जाता है, ऐसे में जब ये प्रवेश कर जाता है और स्टमक में जाता है तो ये भोजन को अपाच्य यानी कि इनडाइजेस्ट कर देता है, यानी कि भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। तो पहला निगेटिव इम्पैक्ट यह है कि यह भोजन को अपाच्य कर देता है। दूसरा निगेटिव इम्पैक्ट है कि यह रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी डिक्रीज करता है, यानी कि प्रजनन क्षमता को भी यह घटाता है। कब? जब ये हमारी फूड चेन में इंटर कर जाएगा और उसके सहायता से हमारे ब्लड वेसल्स में घुस जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी ये कम करता है। इसका अगला निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि यदि किसी फूड चेन से किसी मदर में अगर ये इंटर कर गया है तो बाई ब्रेस्ट फीडिंग यानी मिल्क फीडिंग में के द्वारा बच्चों में भी यह पहुंच सकता है, जो कि बच्चों में घातक बीमारी जैसे कि हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक बच्चों में ही सुनकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि यह ऐसी बीमारी को जनरेट करता है, बच्चों में जनरेट कर सकता है। लीवर की दिक्कत उसमें उन बच्चों में हो सकती है और कई बार बच्चों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी प्रभावित हो जाता है सॉलिड वेस्ट से। कब? जब सॉलिड वेस्ट हमारे फूड चेन में एंटर कर जाता है और फिर माँ से फिर बच्चे में पहुँच जाता है, तो इस प्रकार से यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। यह भौम जल को भी संदूषित कर सकता है, यानी कि कंटामिनेटेड कर सकता है। कैसे कर सकता है? सॉलिड वेस्ट, सपोज कीजिए सॉलिड वेस्ट है, यहाँ पे जब बारिश होगी तो इसका जो कुछ लिक्विड है वो रिस के नीचे जाएगा ग्राउंड वाटर में और इस प्रकार यह ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित कर देगा। इसका अगला निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जैसे सपोज कीजिए सॉलिड वेस्ट है और बारिश हुई तो ये सारा सॉलिड वेस्ट जो है प्रवाहित होके और शहरों में नदी नालों में जाके फंस जाता है और इस प्रकार से नदी या नालों के का जो ओपनिंग होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे शहरी बाढ़ की समस्या पैदा होती है। 2014 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि निरंतर पिछले विगत वर्षों में निरंतर शहरी बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है, इसके क्या कारण है? तो इसमें जो मूल कारण था वो मूल कारण यही था कि जितने सॉलिड वेस्ट हैं इनका अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया जाता है। अच्छे से मैनेजमेंट ना किए जाने के कारण ये जाके नाली या नाले को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि शहरी बाढ़ की समस्या होती है। जैसे कि हम लोगों ने चेन्नई में भी देखा था, हम लोगों ने दिल्ली में भी देखा था, जिसमें शहरी बाढ़ की समस्या थी। अगला है कि ठोस अपशिष्ट के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ठोस अपशिष्ट कहाँ से निकलते हैं, इस आधार पर इसे 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है नगर पालिका अपशिष्ट यानी कि म्यूनिसिपल वेस्ट, दूसरा है खतरनाक अपशिष्ट हजार्डस वेस्ट और तीसरा है हॉस्पिटल अपशिष्ट यानी कि अस्पताल का जो अपशिष्ट निकलता है। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। पहला है नगर पालिका अपशिष्ट। नगर पालिका अपशिष्ट में होता क्या है, जैसे कि घर का कचरा या कहीं अर्बन क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उसका जो मलबा वगैरह होता है उसका कचरा, ये सब जाके एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इस प्रकार से यह सॉलिड वेस्ट का निर्माण करता है। एक आंकड़ा है कि 1947 में जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी उस समय भारत में सॉलिड वेस्ट जो है वो 6 मिलियन टन जनरेट किए जाते थे। कब? 1947 में। किंतु हम अब की बात करें, अब ये लास्ट आंकड़ा जो आया था वो 1997 में आया था। तो 1997 की स्थिति ये थी कि 48 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट जनरेट किया जा रहा था। शायद अब तो 48 का लगभग 80 या 90 मिलियन टन हो गया होगा। किंतु
1998 में 48 मिलियन टन था, जो कि 1947 में 6 मिलियन टन था, और जो 1997 में 48 मिलियन टन था, उसमें 25% जो पार्टिसिपेशन था कचरे का, सॉलिड वेस्ट का, उसमें 25% केवल म्यूनिसिपल का वेस्ट था, यानी कि केवल नगर पालिका के कचरे थे। बाकी 75% में सारे कचरे आ जाएंगे, 25% केवल नगर पालिका के ही थे। यह मोटी भाषा में हम लोग ये समझें कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में लगभग आधा किलो सॉलिड वेस्ट का निर्माण करता है, किंतु इसका इसका जो निस्तारण है यानी कि रिसाइकलिंग वगैरह है, ये बहुत ही कम है। हम विकासशील देशों में भी हमारा जो रैंकिंग है इसका निस्तारण करने में, वो सबसे लगभग नीचे ही है। अगला है खतरनाक अपशिष्ट यानी कि हजार्डस वेस्ट। देखिए हजार्डस वेस्ट में भारत 7 मिलियन टन प्रति वर्ष खतरनाक अपशिष्ट पैदा करता है, जिसमें से आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान सर्वोच्च है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान सर्वोच्च है। इस खतरनाक अपशिष्ट में जो शामिल हैं वो हैं धातु हैं, केमिकल यानी रसायन, पेपर उद्योग से निकला हुआ अपशिष्ट है, कुछ कीटनाशक है, कुछ डाई है, डाई का मतलब होता है रंग, कुछ जो डाई की फैक्ट्री है, रंग की फैक्ट्री, वहाँ से निकलता है, और कुछ रिफाइनरी से निकलता है यानी कि तेल शोधन कारखाने से निकलता है। कहीं कहीं रबर इंडस्ट्री जो होती है वहाँ से भी इस प्रकार के खतरनाक अपशिष्ट निकलते हैं। तो ये हो गया खतरनाक अपशिष्ट। ये कहाँ से निकलते हैं? ये धातु के फैक्ट्री से, रसायन की फैक्ट्री से, पेपर उद्योग से, पेस्टिसाइड की फैक्ट्री से, डाई के फैक्ट्री से, रिफाइनरी के फैक्ट्री से और रबर की फैक्ट्री से ये निकलते हैं। अगला है हॉस्पिटल बेस्ड। देखिए हॉस्पिटल बेस्ड में तो हॉस्पिटल के जो अपशिष्ट होते हैं उसके कई सोर्स होते हैं, बट मेनली यहाँ पे सोर्स कई देखते हैं हम लोग कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहला है जो डायलिसिस प्रक्रिया होती है। डायलिसिस प्रक्रिया के बारे में हम लोग सब पहले समझ लेते हैं कि डायलिसिस प्रक्रिया क्या है। देखिए कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनकी किडनी यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं ब्रिक, जिनकी किडनी खराब हो चुकी होती है। किडनी खराब होगी तो उनके ब्लड से जो यूरिन है उनके ब्लड से यूरिन को अलग करने वाली उनके शरीर में कोई फिल्टर पेपर नहीं बचा, यानी कि वो फिल्टर नहीं हो पाएगा। ऐसे में अगर फिल्टर नहीं होगा तो एक समय के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। किंतु आर्टिफिशियली मेडिकल साइंस ने इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया है कि किसी भी व्यक्ति के ब्लड को बिना किडनी की सहायता से ही बाहर फिल्ट्रेट किया सकता है। किंतु उस फिल्ट्रेट करने की प्रक्रिया में जो अपशिष्ट निकलता है उसे कहते हैं डायलिसिस प्रक्रिया का अपशिष्ट। तो मेनली डायलिसिस प्रक्रिया से अपशिष्ट निकलता है, और जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी अपशिष्ट निकलते हैं मेडिकल के। तो डायलिसिस प्रक्रिया में, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, या अन्य प्रकार के जैसे कि कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया वगैरह वगैरह के ट्रीटमेंट में भी हॉस्पिटल अपशिष्ट निकलते हैं। इस हॉस्पिटल अपशिष्ट में फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाल, मरकरी, ये सब होते हैं जो खतरनाक होते हैं, जो कि शरीर में गंभीर प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, किडनी फेल, लीवर समस्या, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया सकता है या निस्तारण कैसे किया सकता है। तो देखिए इसमें सबसे पहला है कि खुले में डंप करना, यानी कि कोई सी खुली भूमि है और यहीं पे आके ठोस अपशिष्ट को डाल देना। तो इस प्रकार से समस्या को एक जगह से दूसरी जगह टाला जा सकता है, किंतु इसे समाप्त नहीं किया सकता है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए जहाँ पे भी सॉलिड वेस्ट होगा वहाँ चूहा एवं अन्य कुछ चूहा तो एक मैमल्स है, लेकिन चूहा एवं अन्य कुछ जानवर होते हैं, उनके लिए यह उर्वर भूमि होती है। कौन सी? सॉलिड वेस्ट जो होता है, ठोस जो कचरा होता है, ये इन लोगों के लिए उर्वर भूमि होती है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि ये यहाँ पे जन्म ज़्यादा लेते हैं और रोग को फैलाने में मदद करते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस का फिलहाल हालांकि भी कोई ऑफिशियली डाटा नहीं है, लेकिन
ऐसा माना जाता है कि कोरोना वायरस का लिंक भी किसी एनिमल से ही है, एनिमल से ही ह्यूमन बीइंग में स्प्रेड हुआ है। अगला है भूमि भराव। भूमि भराव का मतलब होता है कि सपोज कि ये कोई खड्डा है, इसी में लाके सॉलिड वेस्ट को डंप कर देना, किंतु इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि यह ग्राउंड वाटर को भी नकारात्मक रूप से प्रदूषित करता है, या यूँ कहें कि उसे कंटामिनेटेड कर देता है ग्राउंड वाटर को भी। इसके अलावा ये वायरस टाइप का डिजीज़ काज करता है जो कि ह्यूमन हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगली प्रोसेस है इंसायनेशन। इंसायनेशन की प्रक्रिया से किस प्रकार से ठोस अपशिष्ट का निस्तारण किया सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंसायनेशन होता क्या है। देखिए बेसिकली इंसायनेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हाई टेम्परेचर पे किसी वेस्ट को जलाया जाता है। हाई टेम्परेचर पे किसी वेस्ट को जलाया जा सकता है, किंतु इसका भी निगेटिव इम्पैक्ट वही होता है कि उससे CO2 निकलते ही कुछ खतरनाक गैसें निकलती हैं जो जाके वायु प्रदूषण करती हैं, और वायु प्रदूषण फिर अंततः ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो अंततः हुआ क्या कि पोल्यूशन बढ़ा ही ना कि कम हुआ। तो इसलिए यह भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है। अगला है पायरोलिसिस। देखिए पायरोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, पायरोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या अनुपस्थिति ना हो तो कम से कम ऑक्सीजन की मात्रा हो, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, किसी अपशिष्ट की बर्निंग की जाती है, जिससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन भी कम होता है और सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट भी हो जाता है। किंतु हम लोग को पता है कि हमारी कंट्री में सभी स्टेट इसे फॉलो नहीं करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि पायरोलिसिस प्रक्रिया को सभी सभी स्टेट अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिस पे NGT ने कहा था कि अगर कोई स्टेट फॉलो नहीं करेंगे तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो हाल ही में ये न्यूज़ में, ये चर्चा में भी थी ये प्रक्रिया। तो पायरोलिसिस के बारे में थोड़ा जानना आपको ज़रूरी है। इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन की कम से कम मात्रा होती है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, और ऐसे में सॉलिड वेस्ट को जलाया जाता है जिसका उचित निस्तारण हो जाता है। अगला है वर्मी कल्चर। देखिए वर्मी कल्चर, 1 मिनट, इसको कल्चर कर लीजिएगा, CULTURE। देखिए वर्मी कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि केचुओं का पालन किया जाता है, और इसमें केचुए सॉलिड को अपने अंदर लेते हैं और कहीं ना कहीं वो मिट्टी का निर्माण कर देते हैं। तो वर्मी कल्चर से भी सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट किया जा सकता है। अगला है अपशिष्ट न्यूनीकरण चक्र। बेसिकली अपशिष्ट न्यूनीकरण चक्र विश्व बैंक एवं भारत के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समर्थित है, और इसमें क्या कहता है कि प्रदूषण के प्रति, यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है और उसका मैनेजमेंट करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया जाता है। अगली प्रक्रिया है प्लास्टिक प्रदूषण। अगला टॉपिक है प्लास्टिक प्रदूषण। देखिए प्लास्टिक प्रदूषण हम सबको पता है कि जितने भी प्लास्टिक के बने ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो जैव निम्नीकृत नहीं है, जो आसानी से अपने पूर्व स्वरूप में नहीं पहुंच सकते हैं जहां से उनका निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार के प्रदूषण को क्या कहते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण। देखिए प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे निगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स पे। जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स ऐसे एनिमल होते हैं या ऐसे पौधे होते हैं। देखिए जहाँ पे भी फाइटो शब्द आएगा इसको ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग को आगे काफ़ी देखना है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद जैव विविधता ही शुरू होगा, तो उसमें हम लोग बार बार फाइटो शब्द का यूज करेंगे। तो जहाँ जितना भी फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, फाइटो शब्द जहाँ पे आएगा उसको समझ लीजिए कि मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, और जहाँ पे जू शब्द आएगा उसको समझ लीजिएगा कि मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ। प्लास्टिक प्रदूषण से होता यह है कि नदियाँ प्लास्टिक प्रदूषक को, यानी कि पॉलीथीन वगैरह को बहाकर समुद्रों में ले जाती हैं, और समुद्र में उस प्लास्टिक को कुछ समुद्री जीव अपना आहार समझकर खा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और हम लोगों ने पिछले शायद 7th लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो बायो एक्यूमुलेशन है, जैव संचयन है, उस प्रक्रिया में विषाक्तता, यानी कि टॉक्सिसिटी, विषाक्तता एक स्तर से दूसरे स्तर में बिल्कुल कंटिन्यूअस वे में
स्टोर होता जाता है और ऐसे ही स्टोर होकर यह मानव में पहुंच जाता है बाय द फूड चैन, और इस प्रकार से मानव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ को निगेटिवली प्रभावित करता है। प्लास्टिक प्रदूषण को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लास्टिक की साइज क्या होगी उसके आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माइक्रो प्लास्टिक और एक होता है मैक्रो प्लास्टिक। देखिए माइक्रो प्लास्टिक यानी कि छोटे प्लास्टिक वह प्लास्टिक होते हैं जिनकी साइज या तो 5 मिलीमीटर हो, 5 mm हो, या फिर 5 से भी कम हो, तो ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं, माइक्रो प्लास्टिक। इसे माइक्रो बीड्स भी कहते हैं। तो इस माइक्रो प्लास्टिक से बनता क्या है, इस माइक्रो प्लास्टिक से पॉलीथीन बनता है, पॉलीप्रोपिलीन बनता है, पॉलीथीन, टेरेफ्थेलेट बनता है और नायलॉन बनता है। ये बनता है माइक्रो प्लास्टिक से। माइक्रो प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिसकी साइज 5 मिलीमीटर या इससे कम होती है। दूसरा है मैक्रो प्लास्टिक यानी कि दीर्घ प्लास्टिक। दीर्घ प्लास्टिक में क्या होता है कि इनकी साइज 5 मिलीमीटर से अधिक होती है एवं 20 मिलीमीटर से कम होती है। अब देखिए 20 मिलीमीटर से भी ऊपर हो जाएगा तो वो माइक्रो भी में नहीं तो मेगा में चला जाएगा। तो 20 मिलीमीटर से अगर ऊपर है तो मेगा में जाएगा, किंतु 5 से लेके 20 के बीच में मिलीमीटर ये किसी प्लास्टिक की साइज है तो उसे हम लोग कहेंगे दीर्घ प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक। देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक डेटा है, उस डेटा के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 56 लाख टन पर डे प्लास्टिक अपशिष्ट का निर्माण होता है, जिसमें से अकेले एनसीआर का जो स्थान है यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन का जो आंकड़ा है वह 689.5 टन प्लास्टिक है। यानी कि जो एक मेजर पार्ट प्लास्टिक पोल्यूशन का होता है उसे दिल्ली कंट्रीब्यूट करती है। अब हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक का क्या प्रभाव होता है। हम लोग को पता है कि माइक्रो प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक है जिनका जो साइज है वो 5 mm से कम है। अब जब 5 mm से कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, किंतु जब हमारे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तो उसके माध्यम से ये हमारे ब्लड में भी इंटर कर जाते हैं, जो कि हार्ट अटैक, किडनी फेल, इन सब समस्याओं को जनरेट कर सकते हैं। वहीं पैरेलल दूसरी समस्या ये है कि ये नदियों के द्वारा पहुंचते हैं समुद्रों में, और समुद्रों में इनकी छोटी मछलियां अपना आहार समझ के खा लेती हैं और इस प्रकार से उनकी डेथ हो जाती है। तो माइक्रोप्लास्टिक का प्रभाव कई स्तरों पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि मानव पे और भी समुद्री एनिमल पर भी देख सकते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है बायो रेमेडिएशन, जिसकी हिंदी होती है जैव उपचार। देखिए ये बहुत ही हॉट स्पॉट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बायो रेमेडिएशन का सिंपल सा मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाके, सूक्ष्म जीवों को लाके जो भी जैव निर्णयकृत प्लास्टिक होते हैं या अन्य प्रदूषक होते हैं या कुछ अजैव निर्णयकृत भी ऐसे प्रदूषक होते हैं जिसको सूक्ष्म जीव में आते हैं, जीवाणु आते हैं, कवक आते हैं, इनकी सहायता से उसे प्रदूषण मुक्त कर दिया जाता है। सपोज कीजिए कि ये कोई लैंड का एक टुकड़ा है और यहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है। किसका प्रदूषण है? क्रोमियम का है या ऐसे ही भारी धातुओं का यहाँ पे प्रदूषण है, किंतु यहाँ पे ला के कुछ बैक्टीरिया या फंजाई को डाल देते हैं तो ये अपने एक्टिविटी से इस स्थान को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये बैक्टीरिया कहीं से लाना पड़े और ऐसा भी हो सकता है कि ये बैक्टीरिया यहाँ पे ही पहले से मौजूद हों। तो इस प्रकार से इस स्थान को बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया से प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे कौन? वो होंगे एल्गी होंगे, बैक्टीरिया होंगे, फंजाई होंगे, यही सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्शन लेते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये कंजर्वेशन प्रक्रिया है यानी कि बायो रेमेडिएशन जो भी जहाँ पे हो रहा है, जैव उपचार जहाँ पर हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है इसके आधार पे यानी कि इसके स्थान के आधार पे इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा बायो रेमेडिएशन यानी कि जैव उपचार, और इसमें पहला है इन सीटू।
इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन। इसकी हिंदी होती है स्वस्थानीय जैवोपचार तकनीक, इन सीटू बायोरेमेडिएशन टेक्निक। देखिए इस प्रक्रिया में होती क्या है। इन सीटू में सपोज कीजिए कि ये कोई प्रदूषित लैंड है, ये कोई प्रदूषित लैंड है, किंतु इस प्रदूषित लैंड को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बाहर से कोई भी पैथोजन यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आने चाहिए। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहीं पे पहले से ही उपलब्ध हो। हाँ, भले ही उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देके डिकम्पोजिशन प्रक्रिया को चालू करने के लिए प्रेरित किया जा सके, किंतु वो कहीं बाहर से नहीं आएंगे। तो जब कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से ना आके उसी स्थान पे होते हैं और उनको प्रेरित करके डिकम्पोजिशन प्रक्रिया कराया जाता है, जिससे कि वह स्थान प्रदूषण मुक्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इन सीटू। इन सीटू में आप सिंपल में इतना ही समझिए कि इन मतलब होता है में, इन मतलब होता है में, यानी कि इसी में पहले से उपलब्ध हो, बाहर से ना हो। अभी हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एक्स सीटू। तो एक्स मतलब होता है बाहर और इन मतलब होता है अंदर, यानी कि में। तो एक्स सीटू में क्या होता है कि बैक्टीरिया या एल्गी को या फंजाई को बाहर से ला के वहाँ पे उस लैंड को प्रदूषण मुक्त किया जाता है। किंतु जो इन सीटू होता है वो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वहीं पे उपलब्ध होते हैं और उनको प्रेरित करके डिकम्पोजिशन प्रक्रिया चलाकर उस स्थान को प्रदूषण मुक्त किया जाता है। पहला है, इसमें पहले हम लोग को पहला टॉपिक पढ़ना है बायोवेंटिंग। देखिए इसकी हिंदी नहीं होती है, ज़बरदस्ती निकालनी हो तो निकाल सकते हैं। इसको ऐसे ही देवनागरी में बायोवेंटिंग ही मिलता है। वीएन यूपीएससी ने कई क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी ऐसे देवनागरी में बायोवेंटिंग ही लिखा हुआ है, तो इसकी हिंदी ज़बरदस्ती निकालने वाली बात हो गई। देखिए बायोवेंटिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सपोज कीजिए, अब हम लोग इजाफा समझते हैं, सपोज कीजिए ये कोई लैंड है, ये प्रदूषित है, तो इसमें डीकम्पोजिशन प्रक्रिया चालू करने के लिए हम लोग को पता है कि डीकम्पोजर यानी कि जैव अपघटक यहाँ पे आते हैं और जैव अपघटन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या कहता है कि ये कोई कूप लगा के, कूप मतलब होता है कोई नली लगा के, और यहाँ से ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट किया जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट किया जाएगा तो यहाँ पे जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे वो ऑक्सीजन को पाते ही, जैसे ही पाएंगे तुरंत वो जैव अपघटन प्रक्रिया करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे और कुछ ही दिनों के भीतर ही इस स्थान को प्रदूषण मुक्त कर देंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग बायोवेंटिंग। बायोवेंटिंग में होता क्या है? बायोवेंटिंग में होता है किसी कूप द्वारा ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट किया जाता है। वह ऑक्सीजन इस स्थल पे पहुंच के यहाँ पे डीकम्पोजिशन प्रक्रिया को प्रेरित करता है और इस प्रकार यह स्थान प्रदूषण मुक्त हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं बायोवेंटिंग। अगला कॉन्सेप्ट है बायोस्पार्जिंग। देखिए बायोस्पार्जिंग में होता क्या है, अगर ग्राउंड वाटर बहुत ही प्रदूषित है तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड वाटर में जैव अपघटन की प्रक्रिया नहीं हो रही है। और सिंपल सी बात है कि इससे हम आप लोग अगले कम से कम 8-10 टॉपिक को हम लोग पढ़ना है, वो इसी से पढ़ना है कि जहाँ पे भी डिकम्पोजर यानी कि जैव अपघटक आएंगे वहाँ पे भी ऑक्सीजन की डिमांड वो बहुत ज़्यादा करेंगे। तो जो बायोस्पार्जिंग होता है इसमें होता क्या है कि जो ग्राउंड वाटर है वो प्रदूषित रहता है और ग्राउंड वाटर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए यहाँ पे जैव अपघटन की प्रक्रिया चालू करानी है। कि जैव अपघटन की प्रक्रिया चालू कराने की पहली शर्त है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें क्या किया जाता है कि इस यहाँ पे किसी न किसी प्रकार से ऑक्सीजन को नीचे पहुँचाया जाता है और जैसे ही ऑक्सीजन नीचे पहुँचता है तुरंत वहाँ पे जैव अपघटन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं बायोस्पार्जिंग या जैव छिड़काव। अगला है बायो ऑगमेंटेशन। देखिए बायो ऑगमेंटेशन को समझने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कई क्लाइमेटिक कंडीशंस जब इकट्ठा होते हैं तभी वो पाए जाते हैं। जैसे कि उनको पाए जाने के लिए एक निश्चित मात्रा में पीएच होना चाहिए, यानी कि पीएच मान का एक निश्चित लेवल होना चाहिए। इसके अलावा तापमान भी नियत होनी चाहिए, टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी है वो भी पर्याप्त होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और मृदा एवं गुण के प्रदूषण की उपस्थिति द्वारा सीमित हो सकता है। कहने का मतलब है कि इन सब ये जो मैंने हम लोगों ने जो तत्व देखे
इन सब की मात्रा एक संतुलित होनी चाहिए। जैसे ही ये असंतुलित होगा वैसे ही वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाएंगे। तो बायो ऑगमेंटेशन में होता क्या है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए बहुत उचित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को बायो ऑगमेंटेशन कहते हैं। फिर से समझते हैं, किसी सूक्ष्म जीव किस स्थिति में सर्वाइव कर सकता है, उस स्थिति को पैदा करने की प्रक्रिया को ही कहते हैं बायो ऑगमेंटेशन। सॉरी, उसे बायो ऑगमेंटेशन नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं बायो स्टिमुलेशन। बायो स्टिमुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी सूक्ष्म जीव को रहने के लिए पर्याप्त वातावरण का निर्माण किया जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं बायो स्टिमुलेशन। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अपना है बायो ऑगमेंटेशन। एक्चुअली में इसे हम लोगों ने पहले देख लिया था, लेकिन अब देखेंगे। देखिए, बायो ऑगमेंटेशन में क्या होता है कि इसमें किसी भी सूक्ष्म जीव को रहने के लिए वहाँ पे मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी क्वालिटी यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड को तो बढ़ाया जाता ही है, साथ में क्या होता है कहीं बाहर से भी कुछ ऑर्गेनिज्म को लेके आके यहाँ पे डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो जैव अपघटन की प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो जाती है और इस प्रकार वह जो लैंड है वह प्रदूषण मुक्त हो जाता है। तो ये था इन सीटू कंजर्वेशन। हम लोग को पढ़ेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। देखिए, इन सीटू कंजर्वेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो भी संरक्षण की प्रक्रिया होगी, यानी कि इन सीटू टेक्निक में हम लोग देखा था कि जो भी संरक्षण की प्रक्रिया होगी वो वहीं से होगी, वहाँ बाहर से कुछ लाया नहीं जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि नेशनल पार्क पढ़ते हैं, हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा जो इन सीटू कंजर्वेशन है और कौन सा एक्स सीटू कंजर्वेशन है। जिसे हम लोग जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल पार्क ये सब हम लोग देखते हैं, तो उसे हम लोग मानते हैं इन सीटू कंजर्वेशन है, सॉरी एक्स सीटू कंजर्वेशन है। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब होगा कि उनको वहाँ जीवित रहने के लिए एक अलग से कृत्रिम रूप से उस वातावरण का निर्माण किया गया है, ना कि वो वातावरण पहले से ही मौजूद था। जब कोई वातावरण पहले से मौजूद होता है तो उसको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन या इन सीटू टेक्निक्स। लेकिन जब वातावरण को क्रिएट किया जाए किसी को जीवित रखने के लिए तो उसे कहते हैं एक्स सीटू टेक्निक। तो हम लोगों ने बायो रेमेडिएशन में अभी तक इन सीटू टेक्निक देखा है, अब हम लोग देखेंगे एक्स सीटू टेक्निक। एक्स सीटू टेक्निक में हम लोग जैसा कि देखे हैं अभी कि इसमें क्या होता है कि बाहर से किसी जीव को लाया जाता है या बाहर से कोई प्रक्रिया कराई जाती है और उस लैंड को प्रदूषण मुक्त कर दिया जाता है। एक्स सीटू टेक्निक में सबसे हम लोग पहला पढ़ेंगे लैंड फार्मिंग। देखिए, लैंड फार्मिंग होता क्या है। लैंड फार्मिंग में सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो प्रदूषित मृदा होती है यानी कि जो पोल्यूटेड सॉइल होती है उसको अप्रदूषित मृदा के साथ मिला दिया जाता है और इसके अलावा इसमें कुछ जो न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे कि जिंक हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उसको इस मृदा में और आर्टिफिशियल रूप से बढ़ा दिया जाता है। देखो, हम लोगों ने कहा था ना कि इसमें कुछ बाहर से लाना पड़ता है, तो हम लोगों ने देखा ना कि इसमें जो प्रदूषित मृदा होती है उसे अप्रदूषित मृदा के साथ में मिला दिया जाता है, यानी कि किसी ना किसी एक मिट्टी को उठा के दूसरे स्थान पर लेके जाना ही पड़ेगा और जहाँ पे कहीं ट्रांसपोर्टेशन हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाना तो वो तुरंत आ जाएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन में। तो एक्स सीटू का जो कंजर्वेशन होगा इसमें जो लैंड फार्मिंग होती है इसमें क्या कहता है कि एक प्रदूषित मिट्टी को अप्रदूषित मिट्टी के साथ मिला दिया जाता है और उसमें एक्स्ट्रा कुछ न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व डाल दिए जाते हैं जिससे कि वहाँ पे जैव अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वो तेज हो जाती है और जैसे ही जैव अपघटन की प्रक्रिया तेज हुई आप मान के चलें कि वहाँ पे प्रदूषण मुक्त लैंड हो जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट है बायोपाइल्स। ठीक है, बायोपाइल्स में होता क्या है कि कुछ जो अजैव निर्मिकृत सबस्टेंस होते हैं उनको जैव निर्मिकृत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अजैव निर्मिकृत वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन सबको तोड़ने के लिए यानी कि इन सबको अपघटित करने के लिए बायोपाइल्स प्रक्रिया का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा कहीं से ऑक्सीजन लेके आता है और ऑक्सीजन को प्रदूषित लैंड यानी कि प्रदूषित भूमि में मिला दिया जाता है और हम लोगों ने देखा है कि जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तुरंत वहाँ पे जैव अपघटन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और जैसे ही जैव अपघटन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी
तुरंत वह भूमि प्रदूषण फ्री हो जाएगी। तुरंत इन सेंस कि एक निश्चित समय के बाद वह भूमि प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। और इनको जीवित रहने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होता है उसमें भी बायोपाइल्स में प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि एक निश्चित मात्रा में नमी रहे, निश्चित मात्रा में ताप रहे, निश्चित मात्रा में पोषक तत्व रहे और निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन रहे, उसका निश्चित पीएच मान रहे। तो इसमें वो एक सारी परिस्थितियाँ अवेलेबल कराई जाती हैं बायोपाइल्स में, जिससे कि इक्स-सिटू की हिंदी होती है वाय स्थाने, बट हिंदी में मत पढ़िएगा क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं कि यूपीएससी वही हिंदी पूछेगी जो हमें आपको मिलती है, क्योंकि इसका हिंदी ज़बरदस्ती निकालना होता है। तो इक्स-सिटू कंजर्वेशन में, इक्स-सिटू टेक्निक्स में, बायोपाइल्स में क्या होता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कहीं से ऑक्सीजन लाया जाता है और कुछ उसमें न्यूट्रिएंट डाल के जैव गठन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाता है। और जैसे ही जैव गठन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे वह जो भूमि प्रदूषण युक्त थी वह प्रदूषण मुक्त हो जाती है। तो ये थी आज की डिस्कशन, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में बायो रेमेडिएशन यानी कि जैव उपचार को ख़त्म करके और जो प्रदूषण का चैप्टर था इसको हम लोग ख़त्म करें। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे शंकर आईएएस की चैप्टर 6, जिसकी मीनिंग है नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी में स्टेटस है वो क्या है, इंडिया ने अब तक रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में क्या क्या किया और अभी तक क्या क्या बाकी है। इसे ना हम लोग एनडीए गवर्नमेंट से देखेंगे जब, बल्कि यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड से भी हम लोग देखेंगे और अब तक की डेवलपमेंट की देखेंगे। और हम देखेंगे कि इंडिया ने अभी तक कितना अचीव किया है, कितना अचीव करना बाकी है, और जो पेरिस क्लाइमेट चेंज जो डील है उसको इंडिया अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में किस हद तक सफल हुआ है और इसे कौन सी एफर्ट लगाने की और ज़रूरत है। तो हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। किंतु इसके पहले जो मैं अगला इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी पोल्यूशन का पार्ट है वो पूरी तरह से समाप्त किया जाए और अपने अगले यूनिट की तरफ बढ़ा जाए। नमस्कार।